हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे। आज पहुंच चुके हैं हम बायोमोलिक्यूल के चैप्टर पे और क्लास 11 की बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में काफ़ी मार्जिन में पूछा जाता है। तो हमारे वीडियो में जुड़े रहिए और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है उसमें से हमें 8 पॉइंट्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, और इस 8 पॉइंट्स में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड सेकंड इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहां पे हम इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे। बिना देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? बायोमोलिक्यूल को पहले ये समझना है, इनकी लिटरल मीनिंग क्या है। बायो मीन्स होता है लाइफ। क्या होता है? बायो मीन्स होता है लाइफ। और इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। अब इनका जो कॉम्पोजिशन है, इनकी जो केमिस्ट्री है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देयर इज अ वाइड वैरायटी एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? देखिए, बायोस्फीयर जो वर्ड है ये कैसे बना हुआ है? हमारी अर्थ का वो स्फीयर या वो पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ जहां एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन इंक्लूड एनिमल्स और प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के केमिकल से बने हुए हैं? ऑब्वियसली नो। एलिमेंट एंड कंपाउंड, यू हैव लर्न इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। तो इसमें हमें क्या करना है कि कुछ बेसिक एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर के सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उनके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर। तो इनकी प्रॉपर्टीज हमको समझनी है, डिफरेंस समझना है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम यहां पे देखेंगे, ऑल द मेटल प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जितने भी एलिमेंट, जितने भी चीजें प्रेजेंट हैं अर्थ क्रस्ट में, वही चीजें पाई जाती हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल बॉडी में, ठीक है, या फिर टिश्यू में। और अगर इसका क्लोजर एग्जामिनेशन करें तो हमको पता चलता है ये सभी क्या है? रिलेटेड है एक दूसरे से। कार्बन एंड हाइड्रोजन जैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और सभी चीजें एक दूसरे से रिलेट होकर के हमको नए नए बायोमोलिक्यूल्स देती हैं, और फिर हमारे लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हमें एनालाइज करना है इनका केमिकल कॉम्पोजिशन। तो कैसे करेंगे? हाउ टू एनालाइज देम? वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से हमें क्या क्या टाइप पढ़ने हैं? देखिए, हम क्या ले सकते हैं? अगर हमने एक लिविंग टिश्यू ले लिया, एक वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर, एंड ग्राइंड इन द ट्राइकोएसिटिक एसिड CL3CCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप का मेंबर है। और इसमें हम क्या करते हैं? या तो एक वेजिटेबल के कुछ पार्ट टिश्यूज ले लेंगे, या फिर किसी लिवर, किसी एनिमल के लिवर के कुछ टिश्यू लेकर के उसको ग्राइंड करते हैं, ठीक है, CL3CCOOH से, ठीक है। उसके साथ जब हम इसको मोर्टार में ग्राइंड करते हैं एंड पेस्टल के साथ, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। हमको एक बहुत ही थिक स्लरी मिल जाती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि जैसा अगर हम फ्रूट जूस बनाते हैं तो हमको रेसिड्यू मिलता है, उस तरह से मिल जाएगा। और अगर हम इसको स्ट्रेन करें थ्रू द चीज क्लॉथ और द कॉटन, वी वुड ऑब्टेन टू मेनी फ्रैक्शंस। उसके बाद आप उसको क्या करो? कॉटन से फिल्टर करो, आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस दिखाई देंगे, या फिर इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं टेक्निकली, ठीक। एसिड सॉल्युबल पूल एंड द सेकंड द रेजिस्टेंट और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब हमको इसमें दो तरह की चीजें मिलेंगी, एक होगा एसिड में सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड द थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। यहां पे साइंटिस्ट ने ये देखा, एग्जामिन किया जब, कि ज्यादातर ऐसे पार्ट थे जो कि एसिड सॉल्युबल थे, और उनमें बहुत कम ऐसे पार्ट थे जो एसिड में सॉल्युबल नहीं थे। तो फिर यहां पे देखिए, पहले हम इस टेबल को पढ़ लेते हैं, अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो यहां पे देखिए, यहां पे एलिमेंट का नेम दिया गया है, यहां पे परसेंटेज वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी, यहां पे अर्थ क्रस्ट का दिया है, यहां पे ह्यूमन बॉडी का दिया है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में 0.14% हाइड्रोजन है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 0.5 है,
ओके कार्बन है 0.03, यहाँ 18.5, ह्यूमन बॉडी में 18.5% कार्बन होता है। ऑक्सीजन है 46.6% इन अर्थ क्रस्ट, जबकि ह्यूमन बॉडी में 65.0% है। नाइट्रोजन का भी क्या है कि अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे है 3.3% हमारी बॉडी में पाई जाती है। सल्फर 0.03, यहाँ पे 0.3, सोडियम 2.8, 0.2, कैल्शियम 3.6, 1.5, मैग्नीशियम 2.1, 0.1, सिलिकॉन 27.7 एंड इन ह्यूमन बॉडी इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है। ठीक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा है हमको कहां से मिला है? इट इज अडेप्टेड फ्रॉम द CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद। यहां से ये सारा डेटा लिया गया है जिसमें हमें ये चीजें बताई गई हैं कि कॉम्पोजिशन कैसा किया गया है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पता चला? इस डेटा को एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि मैक्सिमम चीजें जो कि अर्थ क्रस्ट में मौजूद है वही चीजें हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सेल है या फिर प्लांट बॉडी की जो सेल है उसमें प्रेजेंट होता है। इसको अगर आपने एनालाइज किया तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारी जो बॉडी बनी हुई है नॉन लिविंग चीजों के जो एलिमेंट्स है वही इसमें पाया जाता है। तो दूसरे वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो वन आइसोलेटेड एंड प्योरिफाइड कंपाउंड एनालिटिक द टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव एन आइडिया टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से सेपरेट करके फ्रेगमेंट को उनके केमिकल स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, all the carbon compound that we get from the living tissue can called the biomolecule। जितने भी कार्बन कंपाउंड हमको इस लिविंग सेल, चाहे वो लिवर की सेल हो चाहे वो प्लांट की सेल हो, उससे जो कुछ भी मिला है उसको हम बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट द इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम। ऑर्गेनिक है अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन क्या ऐसी बात है कि कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं सारे कंपाउंड जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में। ओके, आगे चलते हैं। ऑल द वाटर इवेपोरेट इफ इन टिश्यू। जो टिश्यू हमने लिया अगर वो सारा पानी हम इवेपोरेट कर दें तो जो मटेरियल बचा होगा वो बहुत ड्राई होगा और उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, अगर हम पूरी तरह से जला दें तो जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन कर लेगा, वाटर वेपर बन जाएगा और निकल जाएगा। क्या बचेगा? जिसको हम ऐश बोलते हैं, ऐश बचेगा। ये क्या कंटेन करता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट। यहां पर हमने टिश्यू को जलाया क्यों? अगर हम टिश्यू को बर्न करते हैं तो उसमें से जो कार्बन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और जो कुछ भी बच जाता है, जो राख बच जाती है, वही हमारा क्या है? वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, इनऑर्गेनिक है। ये भी एसिड सॉल्युबल हो सकते हैं इनका फ्रैक्शन, और इनका जब आप एनालिसिस करोगे, गिव द टिश्यू फ्रॉम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सब चीजें भी इसमें मिलेंगी। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो आगे टेबल में आपको बताऊंगा। फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, one can identify the fractional group like the aldehyde, ketone, aromatic compound etc. और केमिस्ट्री के ओवरव्यू से हम इनको इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप, कीटोन डबल बॉन्ड O, और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, मतलब बर्न करने पर वो क्या देते हैं? शूटी फ्लेम देते हैं। बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन क्लासिफाई इनटू द अमाइनो एसिड। अगर हम बायोलॉजी में पढ़ें तो हमें क्या क्या इसमें क्लासिफाई करेंगे? हम इसको अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसेस एंड फैटी एसिड। हमको ये चीजें पढ़नी है बायोलॉजी में, हमें ये चीजें पढ़नी है। और आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो आप उसमें भी ये चीजें पढ़ोगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो एज वी सी द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो लिस्ट है यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे Na+, K+, Ca2+, Mg2+, H2O, NaCl, CaCO3, PO4 और 3 SO4 ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखे। आपको पता है यहाँ पे आयंस है, ये क्या है? ये आयंस हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आयंस का मतलब ये होता है कि सेटिस्फाइड होते हैं ये, इनकी वैलेंसी, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होंगे, इसलिए इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। अगर इन्होंने डोनेट किया है तो प्लस चार्ज, अगर एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे माइनस चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एमिनो एसिड्स आर इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं,
अमीनो एसिड क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, सब यूनिट्स सब्सटीट्यूट्स होते हैं कुछ कार्बन के, जैसे अल्फा कार्बन, दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। अगर अल्फा कार्बन है उनके पास, ठीक है, साथ साथ में एक एसिडिक ग्रुप है, साथ में अमीनो ग्रुप है, वो चीज़ें प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। दे आर द सब्सटीट्यूटेड मेथेन्स, ये क्या है, सब्सटीट्यूटेड मेथेन्स है, ठीक। मेथेन्स, दे आर 4 substituent group occupying the 4 valency position. They are the hydrogen carboxylic group, अमीनो ग्रुप एंड दो वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज आर ग्रुप। यहां पे इनको हम आर ग्रुप बोलेंगे। किसको किसको हम बोलेंगे, आर ग्रुप। अगर आर ग्रुप है तो आप क्या क्या ले सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल, ठीक है, एमिनो, इन सारे ग्रुप को हम क्या आर से रिप्रेजेंट करेंगे। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप दे आर द मेनी अमीनो एसिड। यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, बेसिकली 20 हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, 20 पाए जाते हैं, जिसमें से 10 है एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। ओके, आर ग्रुप इनमें क्या होता है, प्रोटीनेशियस अमीनो ग्रुप कुड बी हाइड्रोजन, मेथिल ग्रुप जैसे एलानिन और हाइड्रोक्सिल मेथिल जैसे सेरीन, ये 3 क्या होते हैं, 20 आर शोन इन फिगर 9.1। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो एमिनो एसिड होते हैं 20 होते हैं, 20 में से 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। जो इसेंशियल एमिनो एसिड है उनको हमें अपने फूड से गेन करना पड़ता है, इसलिए हम उनको इसेंशियल बोलते हैं, और जो नॉन इसेंशियल है हमारी बॉडी उनको खुद बना सकती है, तो उन्हें हमें फूड से गेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो उनका जो यहाँ पे अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि कैसे आप उनको उनके नाम क्या है और कैसे वो बनते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले वो लिस्ट दिखा देता हूं। यहां पे देखिए जो लिस्ट है आपकी, उनमें स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। एक एक चीज का मैं आपको क्लियर स्ट्रक्चर बताता हूं। यहां पे देखिए, ये है आपका क्या, शुगर। जो शुगर हम अपने फूड में लेते हैं, जैसे यहां पे कौन सी है, ग्लूकोज, राइबोस, ये 2 शुगर है। पहले इनका आपको क्या समझना है, स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली क्या क्या चीजें देखनी है, आपको देखना है रिंग कितनी, रिंग में कितनी साइड से बनी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 साइड की एक रिंग है, किसमें, ग्लूकोज में। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 है। आप जो O है वहां से अगला जो कार्बन है वहां से काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है और सबकी वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर दीजिए, ये हमारा ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। फिर राइबोज शुगर में आप जाएंगे तो पेंटोज शुगर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको रिंग जो दिख रही है इसमें 5 साइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड का मैंने आपको जो बोला वो दिखा रहा हूँ। ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन मतलब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मेथेन जैसा होता है, सेम ऐसा स्ट्रक्चर है। मेथेन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, यही तो है मेथेन का स्ट्रक्चर। इसी की तरह आप इसको देख लो, H को रिमूव करो, COH लगा दो, ठीक। इस H को रिमूव करो, NH2 लगा दो, बाकी 2 जगह आपने H लगा दिया तो क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया। एलेनिन क्या है, यहां पे कार्बन है और उसके बाद ऐसे जो 4 सब्सटीट्यूट हैं यहाँ पे इनको हम रिमूव करके एक दूसरे से H को हटा करके इनको क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सेरीन में भी वही काम करना है, बस आपको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर उसने कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लिया, ठीक। फिर यहाँ पे NH2 से बनाया, यहाँ पे H से बनाया, यहाँ पे CH2OH से बना लिया। तो यहाँ पर क्या बना लिया उसने, एमिनो एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिन। आगे चलते हैं, अगला है फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल में हमको लिपिड समझना है। बायोलॉजी में हम फैट एंड ऑयल को क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो लिपिड कई तरह के हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैटी एसिड से। ये बहुत ही लॉन्ग चेन होती है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए CH3 है, ठीक है। पहला जो हमारा क्या है, पहला हमारा जो फैटी एसिड जिसको हम पामटिक एसिड बोल रहे हैं, CH3 CH2 14 लिखा है, मतलब यहाँ पे ऐसे ना 14 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। ग्लिसरॉल, यहाँ पे देखिए ये ग्लिसरॉल है। जो आप फैट खाते हैं हम, वो जाकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ही ब्रेक डाउन होता है, तो ये आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर है ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे R1 R2 और R3 ये फैटी एसिड्स हैं। क्या है, फैटी एसिड। यही फैटी एसिड जो कि मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, ये चीजें आकर के इसी में क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर आकर के ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ट्राइग्लिसराइड।
आगे चलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। यहां पर यही जो पी ग्रुप मिल रहा है ना, लिपिड की जगह यहां पे आपको क्या, यहां पे पी ग्रुप जो मिल रहा है, बस इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉस्फोलिपिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फॉस्फोलिपिड। आगे चलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहां पर एक आपको OH ग्रुप दिखेगा, उसके बाद रिंग्स हैं, ये भी 6 साइड की रिंग है, 6 साइड की रिंग है, ये भी 6 साइड की रिंग है, लेकिन यहां पर ये 5 साइड की रिंग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पेंटोज रिंग की तरह है और ये हेक्सोज रिंग की तरह है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्थ के लिए एक लिमिट तक ही अच्छा होता है, उसके बाद ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, इससे ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, ये किससे बने हुए होते हैं, नाइट्रोजनस बेस की मदद से हम जो है डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए में आप 4 नाइट्रोजनस बेस देखते हो, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एक आपको अलग से आरएनए में देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेसिल। एडेनिन जो कि प्यूरिन बेस है, जो डीएनए में बेसिस होते हैं 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine। जो प्यूरिन है यहाँ पे आपको एक 6 साइड वाली रिंग, एक 5 साइड वाली रिंग मिलेगी, ये आपकी एडेनिन हो गई। ये यूरेसिल आपको आरएनए में देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोसाइड में हमने यहाँ पे देखिए एडेनिन ऐड कर दिया है। ठीक है, किस में एडेनिन ऐड किया है, देखिए जो एडेनिन हमने ऐड किया है वो किस में, राइबो शुगर में ऐड कर दिया है। किस में ऐड कर दिया है, शुगर में, तो इसीलिए इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, यहाँ पे यूरिडिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुगर ऐड हो गया। ठीक, फिर लास्ट है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें जुड़ गई हैं, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, आपकी पेंटोज शुगर जुड़ गई है, साथ में आपका क्या जुड़ गया, बेस पेयर, बेस जुड़ गया है। कौन सा बेस है आपका, ये नाइट्रोजनस जो बेस है, एडेनिन है, एडेनिन का मतलब प्यूरिन है। ये 3 चीजें जुड़ी हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड। एक बार इसका कंपैरिजन अच्छे से देख लो। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है कि यहां पर इनकी रिंग्स होंगे अकेले। नाइट्रोजनस बेस में जब हम क्या करेंगे, कोई शुगर ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोसाइड, और अगर उसी में हम क्या करें, शुगर के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइज आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने बायोमोलिक्यूल्स के जितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में उनकी ब्रीफ स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी में उनके सिग्निफिकेंस क्या है। सो गाइज डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।